को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, कल हम सभी ने मिलके हमारे एमसीएल परिवार में जितने उद्योजक हैं, हर राज्य से वो उद्योजक आए थे और हम सब ने मिलके कल मुंबई में अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन दिन मनाया। बहुत शानदार तरीके से, बहुत आनंदमय मंगलमय वातावरण में एक बहुत अच्छी जगह पे हमने ये इवेंट किया। 2019 से लेके हम सभी हमारे उद्योजकों के साथ मिलके ये जैव ईंधन दिन मना रहे हैं। उसके पहले हम लोग करते थे, लेकिन तो 2019 से हम एक बड़े स्केल पे सभी उद्योजकों को साथ लेके एक नई नई संकल्पना, नए नए मिशन के लिए ये दिन मनाते हैं। और ऐसे ही एक अच्छे मिशन की शुरुआत कल हुई। और मैं देख रहा हूं कि कैसे हर साल ये जो हमारा इवेंट है, ये जो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस या बहुत बड़ा त्योहार हम जिसे कहते हैं, कैसे ये हमें अपने मिशन के तरफ, हमारे उद्देश्य की तरफ लेके जा रहा है। आज मेरे आंखों के सामने हो रहा है और मैं खुद ये महसूस कर रहा हूं दोस्तों, कि किस तरह से अगर आपके सामने कोई अच्छा उद्देश्य है, किसी किसी अच्छे मकसद के लिए अगर आप कुछ काम कर रहे हो, तो कैसे ये प्रकृति, ये कायनात जिसे हम भगवान कहते हैं, ये भगवान किस तरह से हमारी हेल्प करता है, ये मेरे आंखों के सामने हो रहा है। मैं इसको महसूस कर रहा हूं। हमने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, इस कंपनी की, इस मिशन की स्थापना की, शुरुआत की, इसलिए कि हमें इस जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से इस दुनिया को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण का ख्याल रखना है, इस दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी के राह पर लेके जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट वो करने के लिए हमारे लोगों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये काम करने के लिए सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट करना चाहिए और वो करने के लिए हमारे लोग सक्षम होने चाहिए। उनके रोज की जो दिन के डेली के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं, वो सॉल्व करने चाहिए हमें। ऐसा हमेशा मुझे लगता था। और ये सभी प्रॉब्लम की सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। अगर आपके घर में खाने के लिए नहीं होता, अगर पर्याप्त जो चीजें वो नहीं होती, तो आप पढ़ाई भी नहीं बहुत बार कर सकते। माता पिता को भी लगता है कि कब ये जल्दी बड़ा होगा और दो हाथ बटाएगा, दो पैसे लाएगा। और इसके हिसाब से ये सामाजिक प्रगति के लिए आर्थिक प्रगति होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी को भी कहेंगे ना, आप पर्यावरण का ख्याल रखो, सब कुछ करो, लोग पहले अपना पेट देखेंगे, पहले अपनी आर्थिक परिस्थिति सबकी अच्छी होना जरूरी है। तो इस मिशन के साथ, इस विचार और उद्देश्य के साथ हम निकले। और हम नहीं जानते थे कि आगे किस तरीके से ये पूरा रोड मैप होगा, किस तरह से हर एक छोटी सी चीज जो इसके लिए जरूरी है वो हम कर सकेंगे। और ये सबके साथ होता है। शायद कोई भी किसी अच्छे मिशन के ऊपर काम करने की शुरुआत करे तो उसके हाथ में कोई ना मैप होता है, ना कोई उसे पूरी गाइडलाइन वगैरह, ब्लूप्रिंट लाके देता है कि देखो तुझे आपका ऐसे काम करना है। लेकिन अगर आप दिल से करो ना, तो ये माँ, ये प्रकृति, ये हमें बहुत पूरी तरह से हेल्प करती है। और वही मैंने देखा। अभी आज अगर आपने देखा तो रिवॉल्यूशन बिगन्स, ये जो शुरुआत हुई उसका आज 50 सेकंड यानी 52वां एपिसोड है। यानी बराबर एक साल पहले, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, हफ्ते होते हैं। तो बराबर एक साल पहले मैंने सबके सामने इसी दिन, अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन दिन के ऊपर, मैंने पहली बार बायोकोल, एमकोल के बारे में वो संकल्पना सबके सामने रखी। अभी वो संकल्पना समझते समझते 3-4 महीने निकल गए। और उसके बाद जब हमने जनवरी से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों आज देखिए ना, जनवरी एंड में ऐसा होती है कि हमने शुरुआत कर दी, क्योंकि तब तक हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे बाकी के लोगों के ऊपर। फिर भी आज अब सिर्फ 7 महीने में हमने 22 प्रोजेक्ट लगाए, 22। और अब इस पोजीशन में कि हम बहुत फास्ट आगे के प्रोजेक्ट लगाने वाले। लेकिन देखिए ना कैसी शुरुआत हुई। हमने इस मिशन की शुरुआत सिर्फ सीएनजी प्रोजेक्ट के साथ की थी। जब पिछले एक साल पहले जब एमकोल की संकल्पना आपके सामने रखी, आपके साथ शेयर की, तब उसके पहले ऐसे बायोमास उगाया जाता है और उससे फिर बायोकोल बनाया जा सकता है। और उसमें ही नेपियर ग्रास ऐसे उगाओ और उससे बायोकोल तैयार करो, उससे आप कोयला रिप्लेस करो हर एप्लीकेशन में।
इसका सिंपल रिसर्च पेपर भी नहीं था। रिसर्च पेपर समझते आप? यानी किसी साइंटिस्ट ने, किसी वैज्ञानिक ने अगर कोई काम किया है और उसने कहा कि इससे ऐसा हो सकता है, तो वो काम का रिसर्च, वो काम वो सबके सामने प्रस्तुत करता है कि देखो ये मेरा काम है। और बहुत बार उस रिसर्च के बाद वो अपनी पेटेंट भी फाइल करता है कि ये मेरा ये काम किया है और मेरे नाम से ये पेटेंट रहेगा, जो कुछ है वो। लेकिन ऐसे रिसर्च पे सिंपल कोई ने काम, तो किसी ने प्रोजेक्ट लगाया, फैक्ट्री लगाया, तो छोड़ ही दीजिए। कोई रिसर्च पेपर भी नहीं था कि ऐसे नेपियर घास उगाओ और आप बायो को तैयार करो और ई कोल को रिप्लेस करेगा। और देखिए देखिए आज किस परिस्थिति में, किस मकाम पे हम लोग हैं। और ये पता, और ये सबके सामने है दोस्तों, ये जो पूरा जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, इसका 80% से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है ये कोयला। अभी जब शुरुआत, जब मिशन के साथ की थी, तो शायद इसके बारे में नहीं पता था कि अभी कोयले को ही ऊपर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन ये माँ ने ही बताया, माँ ने ही ये रास्ता दिखाया कि ये कोयला सबसे इंपॉर्टेंट है। इतनी पढ़ाई, इतनी रिसर्च, सब कुछ करने के बाद आज पता चल रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो कोयला है। ये जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जेम्स वाट के इंजन की जब खोज हुई, और उसके बाद उस बाफ, हवा की बाफ क्या कर सकती है, उसकी ताकत हमको जब पता चली मनुष्य को, तो उसने इस बाप पे चलने वाले यंत्रों की खोज की। और फिर यंत्रों के साथ शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इस यंत्र को, इस बाप को बनाने के लिए पूरे, यानी इतने सारे साल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो अमेरिका ने काम किया, यूरोप ने काम किया, जापान ने काम किया, जिसकी वजह से ये सभी अभी प्रगत देश है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, इन्होंने बहुत सारे साल इतना ज्यादा कोयला जलाया है, इतना ज्यादा कोयला, कि ऊपर अभी जो ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस कोयले से हो रहा है। पेट्रोल डीजल के ऊपर आज भी गाड़ियां चल रही है आपके सामने, गाड़ियां का नंबर बढ़ रहा है। अभी आप मुझे बताइए 20-30 साल पहले, 30 साल पहले कितनी गाड़ियां होती थी? आज गाड़ियां बढ़ रही, ठीक है, आज पेट्रोल डीजल का उपयोग बढ़ रहा है। वैसे ही था पहले, गाड़ियां, पेट्रोल डीजल का बहुत कम कंट्रीब्यूशन था। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर कोई होगा, किसी का होगा, तो कोयले का। और ये आज भी सच है। आज हमारे सामने डीजल पेट्रोल जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन पीछे आज भी जो दुश्मन सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, वो कुछ है तो ये कोयला। आप बिजली हमारी तो है ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बिजली अभी नेचुरल गैस से बन रही है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा बिजली दुनिया में जो बनती है ना, 75%, वो कोयले से बन रही है दोस्तों। और बिजली के बिना 1 घंटा कोई भी नहीं रह सकता। आई मीन बाकी के ऑलमोस्ट हर जगह, सभी देशों में। और ऐसे ऐसे टाइम पे, और ऊपर ऊपर से आप देखेंगे ना कि रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद, तो वो भी देश जिन देशों ने कोयला बंद किया था कि हमें नहीं कोयला चाहिए क्योंकि इतना बर्बादी कर रहा हूं, ये सभी प्रगत यूरोपियन देश वो फिर से कोयले के ऊपर गए, क्योंकि उनको नेचुरल गैस नहीं मिल रही अभी रशिया से जितनी चाहिए होती। तो इतने संकट में, और कोयला का इतना बड़ा संकट है कि कोरोना के 2 साल के बाद जब सीओपी हुई, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूनाइटेड नेशंस के सब पूरे देश की जो मीटिंग होती है, आई मीन कॉन्फ्रेंस होती है 1 महीने की, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, उसका एक ही सब्जेक्ट होता है, क्लाइमेट चेंज। जो 26वीं पार्टी हुई, जो 26वां कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से सिर्फ एक ही उनका मकसद था उस टाइम, एक ही लक्ष्य था कि उस कॉन्फ्रेंस में कोयले को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव पारित हो, लेकिन नहीं हुआ। और आज परिस्थिति ऐसी है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से कि कोयला और ज्यादा यूज कर रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में एमसीएल जो सॉल्यूशन लेके आज दुनिया के सामने आई है ना, ये सॉल्यूशन एक वरदान से कम नहीं है दोस्तों। ये सॉल्यूशन यानी वरदान है उस धरती माँ का हमारे लिए, इस प्रकृति का। और ये प्रोडक्ट क्या करेगा, ये कोयला, ये जो एमकोल हम बना रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया को तो बचेगा ही, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन हमसे होगा हमारे हाथों से, ये बहुत बहुत, ये माँ दिखा रही है रास्ते। और इसमें से भी कोयले से अभी क्या करेंगे, तो अभी सभी तहसील में जो फैक्ट्रियां लगेगी ना, उससे पहले तो हम ये कुकिंग फ्यूल जो है, ईंधन, चूल्हा घर का,
वो जलाएंगे। क्योंकि आज भी 43%, 43% ऐसे परिवार है कि जिन परिवार में बिल ना एलपीजी है, ना कोई नेचुरल गैस है, कुछ भी नहीं, सिर्फ लकड़ी जलाते वो लोग। और वो लकड़ी की वजह से, गोबर की वजह से, या आधी जली बिली, इतना धुआं, इतना पोल्यूशन हो रहा है कि इतनी हमारी महिलाओं, माताएं और बच्चों की बहुत तबीयत खराब होती है उससे। और 43% जब मैं कहता हूं कि भारत में ऐसी परिस्थिति है, तो शहरों में कम है, ऑफकोर्स। शहरों में हो सकता है 5% लोग ऐसे करते हो, लेकिन गांव में कुछ कुछ गांव ऐसे, कुछ कुछ तहसील ऐसे कि 60-70% लोगों के पास नहीं है ही है। और अभी कैसे लेंगे, क्योंकि एलपीजी अभी पहुंच गया, 1100 रुपए सिलेंडर हो गया। घर का सिलेंडर 85 रुपए हो गया। कमर्शियल सिलेंडर होगा 120-25 रुपए। कैसे करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में फिर से माँ ने रास्ता दिखाया कि एम कुकिंग सिस्टम। अभी एम कुकिंग सिस्टम भी अगर आप देखोगे कि ऐसे नहीं कि आप एक तो वो पिलेट्स होंगे, ऐसे नहीं कि आप डालेंगे और जलेंगे, तो वो भी वैसे भी होंगे, वैसे भी हमारी कुकिंग सिस्टम होगी, वैसे भी हमारे चूल्हे होंगे, और ऐसे भी चूल्हे होंगे कि जिसमें ये पिलेट से गैस बनेगी और वो गैस जलेगी, यानी आपको लगेगा ही नहीं कि एलपीजी जल रहा है कि हमारा पिलेट। और ऐसा पिलेट जो घर में आप शांति से अपने किचन में, घर में रख सकते हो, कभी फटेगा नहीं, कभी उससे कोई विस्फोट नहीं होगा, कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी आज की तारीख में आप जाके देखिए कि एलपीजी से कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, कितनी आग लगती है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, और ये सब कुछ जो करा रही है ना, वो हमारी प्रकृति माँ करा रही है। और अभी उसके बाद जब लोगों की बात आ रही है, लोगों के लिए क्या कैसे काम करें। अभी तक मैं कह रहा था कि हम अपने लोगों के लिए, अपने पहले तो हमारे तहसील के जो एमसीएल परिवार के लोग हैं, पहले उनके लिए काम करें, बाद में धीरे धीरे करके लोगों के लिए काम करें। लेकिन आज तो इस तरीके से हम आपके सामने हैं, इस तरीके से कुदरत ने, माँ ने हमें रास्ता दिखाया ना, कि अभी अब हम हर एक की जिम्मेदारी ले सकते हैं। हर एक व्यक्ति जिसको आज जरूरत है, हर एक परिवार जिसको आज जरूरत है, इनकम की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, मेडिकल फैसिलिटी की हो सकती है, उस सबकी जिम्मेदारी ले सकते हैं हम। इस लेवल पर, इस मकाम तक इस माँ ने, इस प्रकृति ने हमें लाके रखा है। और मैं महसूस करता हूं ये, कि जब एक अच्छे मकसद के साथ, अच्छे उद्देश्य के साथ जब आप निकलते हो ना, ये जो कहते हैं ना कि पूरी कायनात आपको मदद करती है ये करने के लिए, ये एक्चुअली होता है। और ये प्योर साइंस है, ये ऐसा भी नहीं कुछ मनगढ़ंत वगैरह से, कुछ 100% साइंस, योग है। जैसे आपका मोबाइल फोन लगता है ना, 1 सेकंड में कहीं से इधर से भी आप बात कर सकते हो। वो मोबाइल में क्या, कोई वायर नहीं होता है, कुछ नहीं होता, क्या होता है, कैसे जाता है, कैसे आवाज कर सकते हैं, कैसे टीवी पे देख सकते हैं कुछ भी आप। वैसे ही जो जो स्ट्रांग विचार अगर आपके मन में है, स्ट्रांग कोई अच्छी कल्पना, देखो आपकी कल्पना और उस पेड़ की कल्पना, कुछ पानी में रहने वाले जीव की कल्पना, जो विचार, थॉट्स, ये सब एक होने चाहिए, तो वो स्ट्रांग सिग्नल बनेगा। अगर वहां हमारे दुनिया में जो रहने वाले जो जीव है, अलग अलग वनस्पति है, अलग अलग प्राणी, उनको भी अगर लगता हो कि ये जो पर्यावरण का भी हानि हो रही है, हमारा एकमेव घर बर्बाद हो रहा है, कोई तो आए बचाए, कुछ तो काम करे, अगर उनको भी ऐसा लगता है, उनके भी वो थॉट चल रहे हैं, मेरे भी थॉट चल रहे हैं, आपके भी चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई कुछ ऐसा करे, मैं चाहता हूं कि मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, तो ये सभी के थॉट्स वगैरह, जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो वेव्स जो है ना, ये वो ताकत निर्माण करते हैं। और फिर हम पहुंचते हैं फिर उस जगह पे कि हम सबका, हर एक व्यक्ति की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, इस पर्यावरण की जिम्मेदारी ले सकते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ और बहुत वंदन करता हूँ हमारी माँ को, कि जिसने हमें ये रास्ता दिखाया और हमें चुना है बेसिकली ये काम करने के लिए। तो कल हमने एक बहुत अच्छा रोड मैप डिस्कस किया कि हमारे तहसीलों में जो भी कंपनियां तैयार होगी, वो कंपनी किस तरह से उनका रोड मैप होगा, किस तरह से आने वाले दिनों में वो काम करेंगे, और किस तरह से वो हम उसके जरिए हम अपने तहसील का इनकम, हमारा टारगेट है कि हमें वो इनकम 6 गुना करना है, जो भी आज का जीडीपी है, जो भी काम है। हमारा टारगेट है कि हमारे हर व्यक्ति को 100% एम्प्लॉयमेंट मिलना है,
मिलना चाहिए। हमारा मिशन है कि हमें ऐसे बिजनेस करने हैं, इस तरह का इकोनॉमी का निर्माण करना है कि हर कोई चीज जो आज हमें तहसील में चाहिए ना, अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, पीने के पानी का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, टॉयलेट सैनिटेशन की सुविधा चाहिए। ये सब जो चीजें हैं ना, जिसके लिए शायद पैसे लगते हैं, वो हम करें सब, और मिलके करेंगे हम। तो हमें अपने तहसील को ना एक सुजलाम सुफलाम संपन्न वैभवशाली ऐसा तहसील करना है, जिसमें बहुत अच्छा इनकम हर एक का जितना पॉसिबल उतना हो, और जो भी बेसिक जो चीजें चाहिए होती है वो उनके हो बहुत अच्छी तरीके से। यानी वही हम लोग हमें जाना चाहते हैं कि जहां हम लोग थे हजारों साल पहले। भारत दुनिया का नेतृत्व हर जगह से करता था। हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है दोस्त, हर एक चीज के ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ, डिटेल में बता सकता हूँ कि किस तरह से हमने नेतृत्व किया। मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल हमेशा होता है केदारनाथ का, क्योंकि हर साल उसमें वो फ्लड आता है। उत्तराखंड में जो केदारनाथ का मंदिर जो हमने बिल्ड किया है 1000 साल पहले, अभी भी लोगों को पता नहीं कि किस तरह से किया होगा ये काम, क्यों नहीं होता, क्यों उस मंदिर को। और उस मंदिर के पीछे उन्होंने बहुत बड़ी शिला रखी, यानी जब भी पानी आता है ना, तो उस शिला की वजह से, उस बहुत बड़े पत्थर के, उसे पानी दो इसमें उसका विभाजन होता है। हर चीज में हम लोग आगे थे, तो वैसे ही। और ये इसलिए आगे थे कि हमारे पास रिसोर्सेस थे। कुदरत ने भी हमारे, एक तरफ पिताजी जैसे हमारे हिमालय है, दोनों तरफ हमारे सागर है, बनाए ही ऐसे हाथों से। इतनी सारी नदियां हैं जिनको पूछते हैं हम। तो बस इन्हीं रिसोर्सेस का उपयोग करके हम अपने तहसील में उस इकोनॉमी को निर्माण कर सकते हैं। वही करना चाहते हैं हम जो कर रहे थे हम इतने साले, इतने हजारों साल जो हमने किया, और उसका रोड मैप कल हमने डिस्कस किया। शायद पूरी दुनिया में एकमेव ऐसे स्टार्टअप्स ये रहेंगे, अभी इनको हम कहते हैं एमसीएल सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स। कोई भी स्टार्टअप कैसे बनता है, कोई भी कंपनी कैसी बनती है कि चलो एक प्रोडक्ट बनाए हमने, अब इस प्रोडक्ट को बहुत आगे लेके जाते हैं, बहुत बेचते हैं, बहुत धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं। प्रोडक्ट है या सर्विस है, और फिर जैसे जैसे अब टाइम निकल जाता है वैसे वैसे प्रोडक्ट को बेहतर बेहतर करना, सर्विस बेहतर करना, ये सब चलता रहता है किसी भी। तो कोई भी कंपनी चालू होती है प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस के ऊपर। कोई भी कंपनी काम करती है उनके जो प्लानिंग होती है उसके ऊपर होते हैं। हम शायद एकमेव ऐसी कंपनी होगी जो बनी है सिर्फ और सिर्फ हमारे इस तहसील के लिए और लोगों के लिए। क्या चाहिए लोगों के लिए, क्या कर सकते हैं उनके लिए, चलो वो करते हैं। क्या जरूरत है हमारी इस पर्यावरण की, हमारी इस तहसील में क्या क्या समस्या है, उस वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिजनेस के साथ, चलो वो करते हैं। यानी पहले समस्या क्या है, जरूरत क्या है लोगों की, हमारे परिवार की, हमारे पर्यावरण की, पहले वो देखते हैं हम लोग, और उससे फिर डिसाइड करते हैं कि हम करेंगे क्या, बिजनेस कौन सा करेंगे। वैसे अगर कोई कैटेगरी पूछे बिजनेस के लैंग्वेज में, तो बिजनेस के सभी से अगर क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोसिस्टम या आर्थिक इकोसिस्टम में अगर कोई पूछे बिजनेस के बारे में, आप कौन से बिजनेस करो, तो बताने के लिए तो हम बोलते हैं कि बायोफ्यूल जैव ईंधन बिजनेस है हमारा, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार करेंगे बेचेंगे, और एमएसपी सस्टेनेबल प्रोडक्ट, जो रोज की जो चीजें लगती हम वो करेंगे। तो ये बताने के लिए है। अभी इसमें क्या है, सिर्फ बायोफ्यूल ऐसी चीज है ना, एम कोल, एम सीएनजी, एम एलएनजी, जो बाकी के आने वाले हैं वो सब, वो ऐसी चीज होगी जो हम सेंट्रली तैयार करेंगे। एमसीएल तैयार करेगा, आपको बताएगा कि आपको ये करना है, और फिर वो स्टैंडर्डाइज्ड जो फ्यूल है, ईंधन है, प्रोजेक्ट है, वो आपके हर जगह लगे। लेकिन बाकी की जो दो चीजें है ना, ये ऑर्गेनिक फूड और उसके सब प्रोडक्ट्स, और ये एमएसपी, ये हर तहसील के लेवल पे वैसी तैयार होगी। उसका रोड मैप उस तहसील के लेवल पे तैयार होगा, वैसे तैयार होगा जैसे जरूरत है। मेरे लोग हैं, मेरे लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से उनको आमदनी मिल सकती है, क्या उसके हिसाब से फिर हम ये प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। और शायद एक में ऐसी कंपनी होगी दुनिया में कि जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम कर रही है, और लोगों के लिए ही आगे काम करती रहेगी। तो एक वाक्य में अगर कहेंगे कि आपके कंपनी का लक्ष्य क्या है, तो हमारा लक्ष्य है दोस्तों सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी यानी हम हमारे तहसील को
एक तो हमारा स्टार्टअप है जो हर तहसील के लेवल पे है, और हमारा स्टार्टअप का लक्ष्य है एक शब्द में सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये दुनिया पिछले 450 करोड़ साल से जैसे चल रही थी, 350 करोड़ साल से यही दुनिया के ऊपर जीव की उत्पत्ति हुई, और तब से लेकर अभी तक करोड़ों जीव है हमारे सामने, वनस्पति है और प्राणी है, और इन हर जीवों की व्यवस्था ख्याल ये माने रखा है, एकदम बहुत जबरदस्त ऐसी उसने सिस्टम बनाई जिसे हमें पर्यावरण कहते हैं। अब इस पर्यावरण चींटी का भी ख्याल रखती है, वो हाथी का भी ख्याल रखती है, मनुष्य का भी ख्याल रखती है, वो पंछी का भी ख्याल रखती है। हर सोच नहीं सकते, और हमारी इतनी हैसियत नहीं है मनुष्य की कि जो अपने हाथ से लैब में कोई पौधा तैयार करे, एक छोटा सा। तो हमारी तो कुछ है ही नहीं, हम तो सिर्फ उस करोड़ों जीवों में से एक है। लेकिन हमने क्या किया? हमने खुद के स्वार्थ के लिए पिछले 200 सालों में इतनी बदमाशी की। हमें पता था कि ये सब गलत है, ये सब हो रहा है, फिर भी हमने इसको पूरी तरह से बिगाड़ा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये जो पूरा पीरियड था, ये पिछले 70-80 साल जो गए 1900 के पहले इनिशियल, उसमें इतनी मनमानी की हम लोगों ने, मनुष्य ने, ये आर्थिक रिवॉल्यूशन के नाम पे। पता सामने हो रहा था, सामने नदियां खराब हो रही थी, इतने धुआं काला सब हो रहा था, कर रहे थे हम, कि आज ऐसी परिस्थिति है कि इस पूरे पर्यावरण को हमने खराब करके, यानी अभी पूरे डिस्ट्रक्शन की राह पे हम लोग, कगार पे हैं। तो हमारा ये संकल्प है एक शब्द में कि हमें फिर से 200 साल पहले जो जिंदगी थी, जैसे दुनिया चल रही थी ना, वैसे लाना है। बस ये हमारा लक्ष्य है। तो कौन सा काम करेंगे हम? तो हम काम करेंगे ऑफ कोर्स ईंधन वाला काम करेंगे। जो भी फॉसिल फ्यूल है, जिस तरह का फॉसिल फ्यूल है और जिस अलग अलग जिस एप्लीकेशन में आता है, उसको पूरी तरह से रिप्लेस करेंगे जैव ईंधन के साथ। जो जैव ईंधन आपका हमारे आपकी जरूरत भी पूरा करेगा और हमारे धरती का, इस पर्यावरण का ख्याल भी रखेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये जो मिट्टी होती है ना, इस मिट्टी में भी लाइफ है, प्राण होते हैं उस मिट्टी में। प्राण यानी छोटे माइक्रोब्स वगैरह सब कुछ। इतनी डिटेलिंग की है हमारे पहले शास्त्रज्ञों ने, जब पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा कितनी। लेकिन एक केमिकल डाल के ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ के केमिकल जब हमसे हम लोग डाल रहे हैं, पूरे मिट्टी की जान हमने निकाल दी है। और अभी रहा सिर्फ कैंसर, इतना कैंसर बढ़ रहा है, उसको बंद करेंगे। ये हमारा दूसरा। तीसरा, जो भी डेली लाइफ में हमें जो भी चीजें लगती है, सुबह से उठने के बाद शाम को सोने तक, और जिसपे सोते हैं, वो सब कुछ जो भी नॉन सस्टेनेबल है उसको बंद करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे सस्टेनेबल चीजों के साथ। बस इतना। किसको कहेंगे सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का मतलब क्या? बहुत बार क्या होता है कि हमें ये शब्द नया लगता है, पर अगर हम लोग साइंस से नहीं है या बाकी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैं सिंपल बोलता हूं दोस्तों, सस्टेनेबल का मतलब है कि अगर कोई भी चीज इस्तेमाल करने के बाद उसका अगर आप छोड़ दें, तो नेचुरली उसका विघटन होना चाहिए, नेचुरली वो रिसाइकल होनी चाहिए। हमें चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो चीज जाके कुछ बर्बादी करेगी, इस पर्यावरण की खराबी करेगी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसका विघटन हो जाए, बस इतना ही। और हमारे इस दुनिया में, हमारे इस पर्यावरण में इतने सारे सूक्ष्म जीव है, इसी अच्छी व्यवस्था माने तैयार करके रखी है कि वो आपने देखने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ सस्टेनेबल चीजों से बनाइए, वो अपने आप पूरा विघटन होगा, उससे वो चीजें निकलेगी और फिर से वो रिसाइकल होगी। और तहसील का रोड मैप फिर कैसे होगा? तो तहसील का रोड मैप होगा इसी चीजों के लिए। तहसील का रोड मैप होगा कि हम ये सस्टेनेबल चीजों के, सस्टेनेबल हमारा तहसील करने के लिए क्या क्या करना है, वो हम करेंगे। कौन से सेक्टर में आप काम करेंगे? तो हर कुछ सेक्टर में। अभी जैसे मैंने बताया कि सस्टेनेबिलिटी एक चीज है, और ये 3 सेक्टर है हमारे ग्रॉस। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि जब सस्टेनेबिलिटी नाम आता है, सेक्टर बोलेंगे बिजनेस सेक्टर, तो 3 सेक्टर, बायोफ्यूल सेक्टर, ऑर्गेनिक फूड्स और एमएसपी, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आप सेक्टर के आगे अगर हमारा विषय और लक्ष्य बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी में सब कुछ आएगा। अगर आपको लगता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन गलत है, तो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट है। हो सकता है कि हम रियल एस्टेट में जाए, रियल एस्टेट में काम करें और वहां सस्टेनेबल घर तैयार करें हमारे लोगों के लिए। तहसील का रोड मैप कैसे होगा?
तो तहसील का रोड मैप, जैसे मैंने कहा ना कि हमारा जो उद्देश्य है, जो मिशन है, उस तरीके से तहसील का रोड मैप होगा। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा पर्यावरण का ख्याल रखना। हमारा उद्देश्य कि हमारे लोगों का ख्याल रखना। बस इन दो, ये इन दोनों का ख्याल रखे तो बाकी सब हो जाएगा अपने आप। यह हमारे मेन उद्देश्य। तो अभी हर तहसील में अपनी अलग अलग परिस्थिति है ना, हर तहसील अलग 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 है। जम्मू कश्मीर का जो तहसील है, हिमाचल प्रदेश का जो तहसील है, उससे बहुत अलग तहसील महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है, राजस्थान का है। कुछ तहसील ऐसे है कि जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कुछ तहसील ऐसे जहां बहुत ठंडी होती है, जो पहाड़ी इलाके में होती है, कोई कोई समुद्र के किनारे है, कोई रेगिस्तान में है। तो हर तहसील में पर्यावरण की जो चीजें हैं वो अलग अलग है, चैलेंजेस अलग अलग है। हर तहसील में जो लोग रहते हैं वो लोग अलग अलग है। कुछ तहसील में ऐसा है कि 100% खेती है, कुछ तहसील में ऐसा है कि जंगल ज्यादा है, तो लोग अलग अलग तरह की प्रैक्टिस, आई मीन इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस है। कुछ तहसील ऐसे कि जो उनके पशुपालन के लिए जाने जाते हैं। कुछ तहसील ऐसे कि जहां वो मच्छीमारी, पूरी मच्छीमारी करते हैं। तो मेरे तहसील में अगर मेरी पर्यावरण का मुझे ख्याल रखना है, अगर मेरे हर व्यक्ति को मुझे हाथ को रोजगार देना है और अच्छा इनकम तरह के देना है, तो वो हर तहसील का रोड मैप एक यूनिक होगा, अलग होगा। और कौन तैयार करेगा वो रोड मैप? तो आप ही तैयार करोगे ना। जो तहसील के जो मेन प्रमोटर है इसके, वो तैयार करेंगे। आप सोचोगे कि मैं कैसे तैयार करूंगा? मैं इतना शायद पढ़ा लिखा नहीं हूं, या शायद मुझे उतना नॉलेज नहीं है, शायद मेरा उतना अभी तक मैंने वो महसूस नहीं किया, समझा नहीं है, मेरा एक्सपोजर इतना नहीं हुआ है, एक्सपीरियंस इतना नहीं है। मुझे कैसे जमेगा ये सब रोड मैप लिखने या काम करने की? मेरे अपने तहसील में क्या करूं? इन सब चीजों का सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन, और वो है सैटरडे सेशन। सैटरडे सेशन करिए, इस 5E मिशन को अपने लोगों के सामने रखिए कि मैं अपने तहसील को ये करना चाहता हूं, ये मेरा मिशन है, ये मेरा विजन है मेरे तहसील के लिए। सुजलाम सुफलाम राज्य करना चाहता हूं मैं अपने तहसील में। तो आपको 1000 लोग मिलेंगे कम से कम, जो फिर आपके साथ इस चीज के लिए सोचेंगे। और इस सुजलाम सुफलाम राज्य में कहता हूं हमेशा तहसील को, वो इसलिए कहता हूं कि ये हर तहसील की अपनी कल्चर है। हर तहसील का अपना एक स्पेशलाइजेशन है, व्यवस्था है, बोली रीति है, आई मीन देह बोली है, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस है, सब कुछ है। तो इसलिए लगता है कि वो जो स्पेशलाइजेशन है आपके तहसील का, हम लोग उसका उसका संवर्धन करें। और इसलिए वो एक तहसील और वो एक राज्य बनाना चाहते हैं हम लोग। और उसका रोड मैप बनेगा 5E के ऊपर। तो 5E में पहला ही क्या होगा? पर्यावरण। पर्यावरण का संवर्धन सब कुछ करेंगे। जो चीज हमें पर्यावरण के लिए जरूरी है वो बिजनेस के माध्यम से करेंगे। तो वही जैसे बार बार हमें पहला हमारा फोकस अभी है कि पूरे तहसील के एलपीजी को कंपलसरी रिप्लेस करना हमारे एम सिस्टम के साथ। और उसके साथ ही ऐसे घर, ऐसे परिवार की जो आज की तारीख में जिनके पास कोई है ही नहीं व्यवस्था, उनको देना। क्योंकि वो जब लकड़ी जला रहे तो लकड़ी जलती नहीं बराबर, आपको पता है, हमेशा सूखी लकड़ी नहीं मिलती। और उसमें इतना धुआं होता है, गोबर से भी इतना धुआं होता है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है उससे। तो हर घर में कुकिंग सिस्टम जानी चाहिए। हर कमर्शियल जगह पे, आज कमर्शियल सिलेंडर तो कितना महंगा है, 120 रुपए 125 रुपए किलो गैस, तो उसको रिप्लेस करेंगे। इस तरह से हमारे तहसील में भी धीरे धीरे करके हम फ्यूल, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एमएसपी, हर पेट्रोकेमिकल की चीज को रिप्लेस करेंगे। लेकिन इसके साथ और कुछ स्पेशल चीजें करनी पड़ेगी हमें अपने तहसील के लिए, अपने इस एमएसएस इस स्टार्टअप के अंदर। और वो कौन सी है? तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके स्टार्टअप को जो करनी है अपने तहसील में, वो है अपने तहसील को कचरा मुक्त बनाना। बहुत जरूरी है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी सहमत होंगे मेरे से। हर गांव में आजकल कचरे की प्रॉब्लम है। हर शहर में तो है ही, शहर में भी है, गांव में ही है। इतना कचरा फैलता जा रहा है। शहरों के बाहर तो कचरे के पहाड़ है, लेकिन अभी गांव के ग्राम पंचायत के बाहर भी थोड़े 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 इसके पहाड़ बन रहे हैं। और ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं। कचरा यानी इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी समस्या है, जटिल। और ये समस्या कोई सॉल्व नहीं कर सकता। देखो, ये समस्या जो है ना, ये समस्या ऐसी समस्या है कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था, कोई गवर्नमेंट, कोई कायदा कानून इसको सॉल्व नहीं करता।
कर सकता। इसको सॉल्व सिर्फ और सिर्फ वहां में उस तहसील में रहने वाले लोग ही कर सकते हैं, दूसरा कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। वो क्यों? चलो समझते हैं। कचरा कैसे होता है? घर से निकलता है और आज की तारीख में शायद वो गीला और सूखा कचरा इतना ही वो वर्गीकरण करके वो जाता है। जब ये कचरा मिक्स होता है ना तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन ये कचरा अगर सेग्रीगेटेड है, अगर वर्गीकरण है, हर चीज में कोई भी चीज होने दे कचरे में कुछ भी, उसका 100% रिसाइकलिंग होता है, 100%। यानी ये टूटी हुई टॉय से लेके इलेक्ट्रॉनिक से लेके कुछ भी चीज, प्लास्टिक हो, रबर हो, आपके जूते हो, कपड़े हो, जो लगता है, कांच का कुछ हो, कैन हो, जो आपको लगता है ना, हर चीज रिसाइकल हो सकती है, होती है। उसको रिसाइकल करने वाली कंपनियां हैं, बिजनेसेस हैं जो करते हैं। तो एक ही तरीका इस चीज का कि हमें ये रिसाइकलिंग, जो हमें ये जो वर्गीकरण करना है वो घर पे करना पड़ेगा। घर पे वो सब वर्गीकरण होगा तब जाके ये 100% हमारा तहसील कचरा मुक्त होगा, क्योंकि हर चीज फिर रिसाइकलिंग के लिए जाएगी। अभी सामने वाला क्यों करे, घर वाला क्यों करे वर्गीकरण? तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ इकोनॉमिक वैल्यू देने की, यानी अगर जो चीज वो हमें दे वर्गीकरण करके, अगर उस चीज को रॉ मटेरियल करके अगर हम किसी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बेच रहे हैं, उससे अगर 10 रुपए मिल रहा है तो 10 रुपए में से 2 रुपए 5 रुपए इनको देंगे। उस तरीका है जैसे अब रद्दी के साथ होता है, कागज के साथ होता है। ये पेपर जो आता है, अखबार, कोई अखबार हम लोग 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने संभाल के रखते हैं। ऐसे कितने पैसे मिलते हैं हमको? 100 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, जो कुछ, लेकिन फिर भी संभाल के रखते हैं ना 2-2 महीना। बस वैसे काम करना पड़ेगा। अगर हमने 1 रुपया भी दिया ना तो भी लोग क्या लगेगा, नहीं 1 रुपया मिल रहा है। अखबार नहीं दिखेंगे आपको रास्ते रास्ते पे ऐसे ही। अखबार आज की तारीख में वो जो बड़ी प्लास्टिक की बोतल है ना, वो भी नहीं दिखेगी आपको रास्ते में, क्योंकि वो चुन चुन के लेते हैं और उसको बेचते हैं, रिसाइकल करते हैं। तो ये एक ही तरीका है। वैसे हर चीज, अगर हमने कहा कि आप कपड़े दोगे, कपड़े दोगे तो इतना रेट, जूते दोगे तो इतना रेट, मेटल्स दोगे तो इतना रेट, कांच की बोतल दोगे तो इतना रेट, बाकी लकड़ी वगैरह कुछ रहेगा तो इतना रेट, ये सब कुछ अगर हम लोग करेंगे, ये 50 चीजें अगर हम लोग डाले, 50 चीजें और उसका रेट डाले, तो देखो रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेट डालना इंपॉर्टेंट है। एक भले ही आप ऐसी कुछ चीजें बनाओ जो चीजें हम 1 हफ्ते वो रखेगा, हमको देगा, उसको 5 ही रुपए मिलेंगे, चलेगा। लेकिन यही तरीका है ये करने का। हमको जो कबाड़ी वाला काम करता है ना, वैसे 1000 कबाड़ी का काम हमें करना पड़ेगा, हमारे हम यानी हमारी उस कंपनी को, स्टार्टअप कंपनी को। और बिजनेस मेकिंग ये काम है, ये बिजनेस, यानी उससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू तैयार होगा, हमारे कंपनी में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, पेपर्स में आएगा, और कुछ ना कुछ जो फायदा है, प्रॉफिट है, जो हमारे लोग जो उसमें काम करेंगे उनको मिलेगा, लोगों को भी मिलेगा, कस्टमर जो इसको दे रहे हैं। सिर्फ हर दिन कचरा कौन सा लेना पड़ेगा? जो सड़ता है, जो खराब होता है, जिसका बास आएगा। फिर 1 दिन के बाद अगर उसको रखा तो नेचुरली गीला कचरा उसका जल्दी विघटन होता है, हमें स्मेल आती है, तो उसको तो सिर्फ लेके जाना पड़ेगा। और उसका तो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो सदियों से हम करते आ रहे हैं, हजारों सालों से। हर घर के पीछे वो गीला कचरा लेते थे और पीछे एक गड्ढे में डालते थे, और कुछ दिनों बाद उनको पता था कि कुछ दिनों बाद इसकी खाद होती है, जो खाद फिर वो जाके खेतों में डालते थे। तो रिसाइकलिंग करते थे हम, हर खेडूत, हर किसान रिसाइकलिंग करता था, हर भारतीय रिसाइकलिंग करता था। आज भी कर सकते हैं, वही तो हमारी जिम्मेदारी है। शहरों में भी कर सकते हैं, गांव में तो कर ही सकते हैं, शहरों में भी जहां भी बिल्डिंग है, जहां भी बस्ती है, कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा जगह लेके हम कर सकते हैं। तो वैसे प्रोजेक्ट आपको करने होंगे, ऐसे प्रोजेक्ट के साथ ही हम ये रिसाइकलिंग पूरे करेंगे। सेग्रीगेशन एट सोर्स, सिर्फ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सिर्फ गीला सूखा, इससे कुछ नहीं होगा। ये इससे हर चीज, यानी मेरे तहसील में क्या क्या होता है ये डालना पड़ेगा हमें। अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी वो छोटे छोटे 5 रुपए के, 10 रुपए के पैकेट आते हैं आजकल, कितना कचरा होता है उससे। सब कुछ अगर डाले तो वो रिसाइकलिंग होगा दोस्तों, यही है। इनफैक्ट जापान में, पूरे दुनिया में अभी एक ऐसा शहर है जिसका बहुत नाम मशहूर हुआ है, लोग अभी पर्यटन के लिए वहां जाते हैं। सोचिए,
पर्यटन। और जापान का वो शहर, आपको क्या लगता है कि शहर की लोक संख्या कितनी होगी? कितने लोग वहां रहते होंगे? शहर बोल रहे हैं वो उसको, 1500। हमारे ग्राम पंचायत में कितने होते हैं? ऑन एन एवरेज ग्राम पंचायत में 5000 होते हैं आजकल। तो ये ऐसा शहर है जो इसलिए मशहूर हुआ है, 1500 घर है, सॉरी। ये इसलिए मशहूर हुआ है कि यहाँ 100% कचरे की रिसाइकलिंग होती है। जो भी कचरा निकलता है ना, ऐसे 48 उन्होंने अलग अलग विषय किए हैं, और वो 48 अलग अलग चीजों को वो फिर लेके उसको सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, और वो सेग्रीगेशन जाता है फिर रिसाइकलिंग में। चाइना हो, अमेरिका हो, लोग वहां जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम गंभीर है, सब जगह है। और सिर्फ एक चीज की वजह से ये शहर कितना रोशन हुआ है। हम कर सकते हैं, बहुत कुछ बड़ी चीज बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे कि वहां ज्यादा क्या है, वहां कैन है, कोल्ड ड्रिंक के कैन आते हैं, वो ज्यादा है। ये कांच की बोतल ज्यादा है, वो उनका तरीका है, वो अपने हिसाब से वो करेंगे। हमारे यहाँ क्या है, मेरे गांव में क्या होता है, मेरे तहसील में क्या होता है, उस हिसाब से आप करिए ना। तहसील को 100% हम लोग इस तरीके से, हर तहसील को हमें कचरा मुक्त करना है। और एक जो दिख रहे हैं ना, हम इतने बड़े बड़े पहाड़ बंद करने के पहाड़। और रिसाइकलिंग एक इंडस्ट्री है जो बढ़ रही है, जिसका भी एक एनुअल एवरेज है जिससे बढ़ रहा है। दुनिया में, पूरी दुनिया में अभी ये 301 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, और ये बढ़ेगी। जिस तरह से अगर हम लोग 100% इस पे काम करें तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, और उसमें बहुत अच्छा रोल हम लोग प्ले कर सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन एक दूसरा पर्यावरण का बहुत इंपॉर्टेंट काम हमें करना है हर तहसील, वो है वाटर पॉल्यूशन का। कोई भी पानी का स्रोत हो, नदी हो, तालाब हो, समुंदर हो, कुछ भी हो, हम तो उसको गटार ही बना के रखते हैं। इतनी बुरी तरह से पानी का आज, अगर ये बारिश नहीं होती हर साल, तो शायद क्या होता था मुझे, मैं अंदाजा ही नहीं कर सकता। इतना कचरा डालते हैं हम लोग, ऐसे कचरा डालते हैं ना। और ऐसे नहीं कि हर कोई सिर्फ झोपड़पट्टी में होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ड्रेनेज, टॉयलेट के ड्रेनेज जाते हैं डायरेक्ट। यानी बिल्डिंग का पूरे, हर घर का जो टॉयलेट है, टॉयलेट का पानी, उसका पाइप बना हुआ है, और वो पाइप निकल रहा है किसी तालाब में, किसी नदी में। यानी आपको कुछ लगता ही नहीं। दो ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, मैं आपको बोलता हूं, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जिसकी वजह से हो रहा है, और मैक्सिमम यानी 80% मैं बोल सकता हूं, जो आज की तारीख में जो पॉल्यूशन हो रहा है पानी का, वो है अपना टॉयलेट का पानी। हाँ, अनट्रीटेड, उसका ट्रीटमेंट का कोई संकल्पना ही नहीं है हमारे दिमाग में। इस तरह से लोग कर रहे हैं, लेकिन करेंगे हम उसके ऊपर प्रोजेक्ट। और दूसरा है मेन स्रोत, इंडस्ट्रियल वाटर। इंडस्ट्री जो आते हैं एमआईडीसी में, पूरा होता है नाम के लिए, वो पानी का ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट होता है, कुछ नहीं होता है। आप किसी भी एमआईडीसी में जाइए, एमआईडीसी में कंपलसरी है ये प्लांट्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट, ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बोलते हो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ऐसा बोलते हो। देखिए उसकी क्या परिस्थिति, कोई ज्यादा फर्क, कोई ज्यादा देखता बिकता नहीं। अगर देखते होंगे तो हमारी नदी खराब होती होगी, वापी वापी, कल्याण, और कितने सारे ऐसे आपके रहे। अभी यमुना, दिल्ली की यमुना देखे ना, इतना बड़ा उसमें झाग होता है, झाग किससे, कहां से आता है? सबके आंखों के सामने है, प्रॉपर दिल्ली में। उनको पता नहीं होता कि झाग किससे आता है। छोटा बच्चा बोलेगा साइंस का कि झाग क्यों तैयार होता है पानी में। लेकिन ये दोनों का ट्रीटमेंट करना भी हमारी जिम्मेदारी, कोई सोचे ना सोचे, हम सोचेंगे उसमें। और ये ट्रीटमेंट 3 तरह का होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट पानी का, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट बहुत सारे, जो हमारे 90% प्रॉब्लम प्राइमरी ट्रीटमेंट से सॉल्व हो सकते हैं। ऐसे सिंपल ट्रीटमेंट हो सकता है। सेकेंडरी यानी अगर पानी ज्यादा खराब है, इंडस्ट्रियल, प्राइमरी तो अपने टॉयलेट का सब कुछ है, वो प्राइमरी से हो सकता है। सेकेंडरी यानी वो जरा ज्यादा उसमें पोल्यूटेंट है, ये सब कुछ है। टर्शरी वो कि जहां उसमें मेटल्स है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ऐसा कुछ है वो। लेकिन इसको अलग अलग तरह से वेस्ट करने, इसको रिसाइकल करने का, यानी उससे कचरा निकाल के उसको फिर से रिसाइकल। अभी टॉयलेट की जो बात हम लोग कर रहे हैं, टॉयलेट भी एक अच्छा रिसोर्स है वैसे देखा जाए तो।
टॉयलेट भी ऐसा रिसोर्स है कि उसमें जैसे अभी गोबर है, अभी गोबर को ऐसे छोड़ देगा क्या? अभी हमको पता है ना गोबर से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो ये टॉयलेट क्या है? हम जो खाना खाते हैं वही तो है जो निकालते हैं हम लोग। तो उसका भी अगर उपयोग करें तो उसके भी उससे भी बायोगैस बन सकते हैं, उससे भी फर्टिलाइजर बन सकता है, और स्पेशली इतना सारा पानी रिसाइकल हो सकता है। जो पानी कितनी सारी चीजों को, आपको पता है ना बिल गेट्स ने एक प्रोजेक्ट किया है, अभी वो चीज मैंने दिखाने के लिए वो फोटोग्राफ मैंने रखना चाहिए था। वो बिल गेट्स पिछले 15 साल से उसके ऊपर काम कर रहा है, और उसे एक प्रोजेक्ट लगाया है, सबको वहां लेके जाता है। और टॉयलेट के पानी से पीने युक्त तो पानी कैसे बनता है वो प्लांट उसने लगाया है, और पानी पीता है, वो पानी लेता है और सबके सामने पीता है। और वो 100% साइंस है। तो अगर इसको 100% रिसाइकल करें अच्छी तरह से, पोर्टेबल क्वालिटी का पानी बने, तो कितना कितना फायदा होगा, ये कर सकते हैं। और ये कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो प्रॉब्लम कोई भी हो उसका सोल्यूशन क्या है पता है? वनस्पति, प्लांट, हर चीज का, यानी बहुत केमिकल्स लगाने की वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। ये जो हमारा प्रकृति ने बहुत सबके सोल्यूशन रखे। तो हर प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन है पेड़, हम बोलते हैं ना पेड़ लगाइए पेड़ लगाइए, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन है पेड़। लेकिन सबसे एफिशिएंट प्लांट, सबसे एफिशिएंट वनस्पति, सबसे एफिशिएंट पेड़ बोल सकता हूं, पेड़ यानी बड़ा पेड़, लेकिन सबसे एफिशिएंट वनस्पति अगर पूरी दुनिया में कोई है तो वो है अलगे। और ये अलगे है जो अलगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट पूरी तरह से अच्छी तरह से कर सकती है। इतने स्ट्रांग है, और इसके बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लांट्स दुनिया में लगे हैं। ऐसा नहीं मैं कुछ नया बोल रहा हूं, ये कर रहे हैं लोग, कंपनियां कर रही है, हम भी कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, हमें करना है कंपलसरी। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक बार पिछले सेशन में कहा था कि कैसे अलगे हवा वायु को भी साफ करेंगे आने वाले दिनों में। ये जो इंडस्ट्री जो धुआं निकल रहा है वो धुआं हवा में नहीं जाएगा, कुछ दिनों के बाद हम लोग उसे अलगे के पॉन्ड में लेके जाएंगे, और अलगे फिर उसको साफ करें हवा को। तो वैसे भी पानी को भी ये साफ करता है। तो ऐसे अलगे बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट हमें लगाने हैं। ये प्रोजेक्ट अगर बिजनेस की बात करें तो ये पोल्यूशन के ऊपर जो प्रोजेक्ट है, यानी सीवेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, और फिर इसमें कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, कैसे पैसे बनेंगे, बेसिकली क्या बेचेंगे तो पैसे बनेंगे, कैसे हमें रेवेन्यू मिले, तो इसकी भी कभी हम इसका कभी डिस्कशन करेंगे। तो ये हुआ ई, पहला ई पर्यावरण, उसमें बहुत सारी चीजें करनी, मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल दिए आपको। दूसरा ई इंपॉर्टेंट वो है 100% एम्प्लॉयमेंट। हमारे तहसील में जितने भी लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, महिलाएं हैं, पुरुष है, युवाएं हैं, जो भी है जिसको आज काम की जरूरत है, 100% उसको काम देने की जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारी स्टार्टअप की होगी। उनकी भी जिनको कंपलसरी जरूरत है वो अगर करेंगे नहीं तो घर का प्रॉब्लम हो जाएगा। और उनको भी जो लगता है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, महिलाएं हैं, गृहिणी होती है, उनको लगता है कि मैं 3-4 घंटा हर दिन कुछ ना कुछ काम कर सकती है, तो हर वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है, 100% एम्प्लॉयड जनरेशन की जिम्मेदारी हम लेंगे। तो अगर जिम्मेदारी है तो उसके हिसाब से फिर क्या प्रोजेक्ट करेंगे, कैसे करना है, हमारे लोगों को क्या आता है, क्या वो बेहतर कर सकते हैं, और वो बहुत जबरदस्त विशेषता है हमारी जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। हमारे लोग इतने अच्छे अच्छे, ये जो बलूतेदार पद्धति थी हमारी गांव की, स्पेशलाइजेशन था, अभी हैंडीक्राफ्ट से स्पेशलाइजेशन हमारा किसी के पास नहीं था। तो आज भी हमारे तहसील में वो क्या कर सकते हैं बेहतर, जो सबसे बेहतर है, और उसमें कौन सा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, फिर इसके ऊपर हम अपना रोड मैप बनाएंगे कि हमें अपने तहसील में ये प्रोजेक्ट करना है ताकि 100% एम्प्लॉयमेंट हम कर पाए। और मशीन बेस्ड प्रोडक्ट्स में ज्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें यही इंटरेस्ट है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हाथों से कर, लोगों को 100% एम्प्लॉयमेंट मिले, बस ये है। तीसरा ही एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण, किसका? तो हमारे किसानों का, हमारे महिला बचत गटों का, हमारे युवाओं का। अब ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। ये तो परिस्थिति हमारे सामने ही। तो हमारे बिजनेसेस कैसे होंगे? हमारे बिजनेसेस ऐसे होंगे जहां रॉ मटेरियल, अगर किसान है तो हम किसानों से ही रॉ मटेरियल लेंगे, किसान हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा ताकि हम उसी तरह पैसे कमा के।
महिला बचत गट, हम जो काम करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, महिला बचत गट करेंगे। हमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं वो फैक्ट्री बिक्ट्री डालने की, बहुत बड़ी बड़ी। अगर वो काम हाथों से हो रहा है, महिलाएं कर रही है और फिजिबल है इकोनॉमिकल, तो वो करेंगे। या अगर कोई महिला बचत गट या कुछ प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है, उनको मार्केटिंग नहीं मिल रही है, उनको चाहिए रॉ मटेरियल की जो चीजें वो नहीं मिल रही है, या हमारी महिला बचत गटों के लिए जगह नहीं है कहाँ ये काम करें, तो हो सकता है हम रेंट पे जगह उनके लिए उपलब्ध करके दें। हम उनको जो चाहिए वो रॉ मटेरियल हो, उसके लिए कुछ पूंजी हो, वो दे विदाउट लोन, मार्केटिंग की व्यवस्था करें। तो इनके दोनों के सक्षमीकरण के लिए क्या करें वो हम डिसाइड करेंगे ना। अभी यहाँ टमाटर के रेट इतने बढ़ गए, जो टमाटर लगाया तो एकदम फायदे में, ऐसा कभी कभार होता है ना ऐसा। और वो भी होता है, टमाटर अगर 150 रुपए किलो है तो उसमें से सच में किसानों को कितना मिल रहा है उसके बारे में मुझे बहस नहीं करनी है आज। लेकिन कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है ना कि जहां किसानों को पता ही नहीं कि अभी मैं करने वाला हूँ क्या होगा, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मैं जो खर्चा इसमें कर रहा हूँ उसमें वो आएगा कि नहीं, वो तक प्रॉब्लम जाते हैं। तो वह हमें अभी, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें वो प्रोजेक्ट्स करने, हमें वो काम करने। सिंपल सिंपल सोल्यूशन हो सकते हैं। आप ये मत सोचो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री से लगेगी 100 एकड़ पे तभी किसानों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बिल्कुल नहीं। जो भी कर सकते, छोटे छोटे चीजों से हम लोग कर सकते हैं, इमीडिएटली कर सकते हैं। बहुत बार तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, कोई बंद पड़ी कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई सहकार क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो किसानों के लिए ही बने थे लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ कर सकते हैं। चौथा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर घर को एक अच्छा इनकम मिलना चाहिए, हर घर को। हर घर का एक परिवार है, उनके बाल बच्चे हैं, उनकी भी खुशियां हैं, उनके त्योहार है, जरूरत है बेसिक, घर हो बाकी कुछ हो, तो हर घर के लिए एक अच्छा इनकम मिले, इसके लिए हम प्लानिंग करें। इसके लिए हमारा जो रोड मैप होगा, बिजनेस रोड मैप, वो ऐसे होगा कि मेरे तहसील में जो लोग होते हैं उनको किस तरह से मैं ज्यादा इनकम करूं हर फैमिली के लिए। और पांचवा एनर्जी सुपर पावर। ऑयल एंड गैस आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये ईंधन और ऊर्जा की ताकत जिसके पास है वो किंग है दुनिया में, जो किसी का सुनता नहीं। जैसे रशिया हम देख रहे हैं, खुलेआम सबको वो यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस का सप्लायर है वो आज की तारीख में। कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, सिर्फ ऊपर से बातें करते, लेकिन कोई खिलाफ नहीं है। यूक्रेन को मदद करने के लिए इतने सारे यूरोपियन देश है, एक ही नहीं जा रहा है, क्योंकि वो सब नेचुरल गैस ऑयल ले रहे रशिया से। तो हमें भी वो करना है। और उनका तो फॉसिल फ्यूल है, ये अभी आने वाले दिनों में तो जैव ईंधन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे गांव में, हमारे तहसील में जितना ज्यादा एमकोल हम तैयार कर सकते हैं, जितना ज्यादा एमसीएनजी तैयार कर सकते हैं, जितना फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं उतना करेंगे। जितने भी बंजर जमीन है वहां भी ये ग्रास उगता है। देखो बेसिकली नेपियर ग्रास यानी क्या है, गवत है, ग्रास है। तो एक ग्रास होते है, उसकी जमीन बहुत हल्की रही तो भी आता है, उसकी यील्ड कम होगी, ऑफ कोर्स कम ज्यादा होगी जो कुछ होगा, लेकिन आगे तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। और इन्हीं पांचों के ऊपर हम अपना बिजनेस रोड मैप बनाएंगे, आप बनाओगे और आपकी पूरी टीम बनाएगी। और दोस्तों अभी परिस्थिति ऐसी है कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव जाति के लिए अभी एक आखिरी चेतावनी है, ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है, आंखों के सामने। और सबसे ज्यादा इसका जो इफेक्ट है वो भारत के ऊपर हो रहा है। भारत देख रहे हैं आपकी, वो आईपीसीसी का जो 6वां रिपोर्ट है, आईपीसीसी वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि जिसने जो रिपोर्ट बना, जिसमें पूरी दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स है लगे हुए, यूनाइटेड नेशन ने वो पैनल तैयार किया है। वो रिपोर्ट देता है हर 5 साल, 1990 से चालू किया, वो आज अभी 6वां रिपोर्ट है, बीच में गैप भी सब कुछ। और उन्होंने अभी रिपोर्ट में कहा कि सबसे ज्यादा परिणाम जिसका होगा, जिसके ऊपर होगा, जिस राष्ट्र के ऊपर होगा, जिसकी इकोनॉमी के ऊपर होगा, वो है भारत। क्योंकि भारत वो देश है जिसको जो और आज भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है प्रकृति के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। और फिर वही एग्रीकल्चर के ऊपर नंबर 1 सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव परिणाम होगा इसका, क्लाइमेट चेंज का। और उसी से फिर भारत का सामाजिक और आर्थिक नुकसान होने वाला है, और हमारे सामने है दोस्तों ये, और बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका है।
और ऐसे में आप सभी के जो प्रोजेक्ट्स है, ऐसे ऐसे परिस्थिति में हमारी जो कंपनियां हैं वो एक्चुअली सबसे बड़ा सोल्यूशन है। क्योंकि ऐसे ये जो आप ग्लोबली जिस चीज के ऊपर लोग सोल्यूशन करके पैसे डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो बिल्कुल चीज कुछ भी नहीं है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, ये सोलर पैनल, ये एकदम बकवास है, बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं। जो पेड़ कर सकते हैं वो क्यों, वो आई मीन जो पेड़ आपको ऊर्जा दे सकते हैं वहां आप पैनल लगा रहे हो। अगर आपकी जो परिस्थिति अलग है, वहां अलग अलग पेड़ है ना, प्रकृति ने सबकी व्यवस्था की है। आप उसके बारे में सोचो ना, बायोलॉजिकली क्या कर सकते हैं लोग। तो ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। लोगों के पास एक्चुअली दुनिया में एक्चुअली सोल्यूशन नहीं है। ईवी बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोयला ज्यादा बढ़ रहा है उधर। और ऐसी परिस्थिति में एमसीएल सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स यही सोल्यूशन है। आप अपने तहसील में जो करने वाले हैं ना, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन जो हम कर रहे हैं सब लोग मिलकर। और ये सोल्यूशन दुनिया के सामने हम रखने वाले हैं। हर तहसील में सस्टेनेबल स्टार्टअप काम करेगा। और ये सोल्यूशन, ये जो चीज है जो हम कर रहे हैं भारत में, ये हम दुनिया के सामने रखेंगे कि देखो ये सोल्यूशन, इस तरीके से हम दुनिया को बचा सकते हैं और बचाएंगे, करेंगे। और ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महासत्ता बनेगा। और भारत फिर से सभी तरीके से, सभी क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व करेगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एमसी इंडिया परिवार। वर्ल्ड बायो